पेज नंबर 129 दिखा। पेज नंबर 129 पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स रह गए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल आ रही है। जी कुछ फिगर्स लिखने की रिक्वेस्ट की थी जी आपसे, बनाइए फिगर्स, लिखवाएं जरा। जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फिगर्स लिखवाइए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंप्लीट किया ना यार, लिखवाएं जरा, देखे फिगर्स रजिस्टर में से देखें। कंपैरेटिव बनेगा 2014। फिगर्स वैसे अवेलेबल है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, 13 भी बन सकता है, लेकिन एक कंपैरेटिव ईयर बना लें तो सफिशिएंट है। कौन सा साल रीस्टेट होता है? कंपैरेटिव ईयर रीस्टेट होता है। बारह मैंने फिगर्स बता दी थी, काइंडली जरा बताएं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में फाइनल फिगर्स बस लिखवाइए। 2461 2498 ये वर्किंग करवाया 2461। स्टार्ट कहाँ से करना होता है? स्टार्ट कहाँ से करना होता है? क्वेश्चन की फिगर थी 2402, फिर अपनी वर्किंग में जाना है। बस जहन में अब जो रखना ना वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए एडजस्टमेंट्स अपनी फिर कम्युलेटिवली देखनी है। तो कहाँ से देखना शुरू करेंगे? 13 से 14 तक आएंगे। तो फिगर्स बोलें जरा। 55 डेप्रिसिएशन साथ देखो। 55 माइनस 11 प्लस 39 माइनस 24 2015। सर ये फिगर्स नजर नहीं आ रही, देखी हुई है तो फिगर्स लिखी है आपने फिर भी नजर नहीं आ रही। 2430 प्लस 55 माइनस 11 प्लस 39 माइनस 24 प्लस 44 माइनस 85। एनी कंफ्यूजन जी? स्टोर्स एंड स्पेयर्स इंपॉर्टेंट फिगर है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एज इट इज क्यों लिख रहे हैं? अपनी एंट्रीज एक दफा दोबारा देखो। हमने ना असल में करेक्शन एंट्रीज की हैं, तो जो गलती है उसको ठीक किया। तो गलती का इफेक्ट बस कहाँ कहाँ गया देख के बताएं। एसेट पे आया, एक्सपेंस पे आया और डेप्रिसिएशन पे आया। स्टोर्स एंड स्पेयर्स पे हमारी एंट्री से ये ऑलरेडी स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट हो गए हुए थे, हमें क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं था, डेबिट में एसेट होना चाहिए था और एक्सपेंस हुआ हुआ था। बताएं क्या फिगर सीखना? एज इट इज फिगर्स क्यों आ रही हैं? कौन से फिगर्स एडजस्ट होंगे जिनमें आप चेंज करेंगे? तो रिस्पेक्टिव फिगर्स हैं 73 एंड 80। और रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स कहाँ से आएंगी? चेंजेस इन इक्विटी देखकर रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स दिखाओ। 14 का क्लोजिंग बताएं। 283 एंड 420। एनी कंफ्यूजन? बाकी फिगर्स रिवाइज हो गई जो कल डिस्कस हुई हैं? कोई मसला किसी जगह? रिवाइज किया जाके
ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कल से रिलेटेड क्वेश्चन पेज नंबर 131 एक मिनट पेज नंबर 131 पे एक मिनट क्वेश्चन नंबर 5 में अब आज से ऑनवर्ड कुछ टाइम कुछ दिन आपने जरा आइए सेट में मेरे साथ जरा होमवर्क भी करना है, ठीक है। क्लास में हम कोशिश करेंगे कोई नई बात हो जाए और पुरानी बातें जरा क्वेश्चन की जो आगे हुई पिछले सवालों में उनकी जरा प्रैक्टिस रखिएगा जरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़े मेरे साथ। रिक्वायरमेंट देखें क्या बनाना, चेंजेस इन इक्विटी बनानी किस साल की, 2017 की, कंपैरेटिव ईयर 2016 भी हो जाएगा। First line, for the purpose of preparation of the statement of change in equity for the year ended 31st December 2017, and Daffodils Limited has extracted the following information. Net profit दिया हुआ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया हुआ, बोलते जाएगा ये क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल एप्रिसिएशन क्या होती है, ये लाइन देख के एंट्री याद आनी चाहिए, लिखें इसके साथ, लिखना जरा साथ, लिखना लिखना। Revaluation surplus debit and retained earnings credit. फिर फाइनल कैश डिविडेंड लिखा हुआ 2015 में, नहीं लिखा हुआ है, बाकी फिर आपको पता है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें ना तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है जो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पहले किया हुआ है, आपने होपफुली कुछ दिन पहले रिवाइज भी चेक किया था। सवाल इसमें कि चेंज इसमें ये है, पेज नंबर 64 एक देखो, पेज नंबर 64 देखिएगा, पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आएगा, ये सेम डाटा है। सवाल इसके पॉइंट वापस आए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इसमें एक एडिशनल दिया हुआ, बस ये मेरे साथ पढ़ना है। कहता आफ्टर preparing draft financial statements, it was discovered that a depreciation on plant costing rupees 700 million has been charged at the rate of 25% under reducing balance method from the date of commencement of manufacturing, that is 1st July 2014. However, the plant was available for use on 1st February 2014. एक सेकंड नीचे रिक्वायरमेंट में अपना ईयर एंड देखना, हम 17 तक आ गए हैं, 17 हमारा करंट ईयर है और 16 कंपैरेटिव ईयर है। अब दोबारा पॉइंट नंबर 2 में मसला क्या है भी कि नहीं, पढ़े जरा काइंडली तो और किस डेट से डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, होनी किस डेट से चाहिए थी, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, तो कितने मंथ्स की 2014 में चार्ज हुई होगी, 6 मंथ्स की चार्ज हुई होगी। चार्ज कहां से होनी थी, 1 फरवरी से, तो चार्ज होनी कितनी थी, 11 मंथ्स की। तो ये प्रॉब्लम तो है 2014 में, लेकिन मेथड वंस अगेन है रिड्यूसिंग, तो क्या कम डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से फिर अगले सालों की डेप्रिसिएशन जब उस WDV पे चार्ज हुई होगी तो क्या वो भी गलत हो गई होगी, कहां तक इम्पैक्ट आएगा फिर, 14 में एरर हुआ लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होने की वजह से अब WDV बदल जाएगी, WDV गलत होगी तो अकॉर्डिंगली अगले सालों की डेप्रिसिएशन भी गलत हो जाएगी, तो 14 इफेक्ट होगा, आगे 15, 16 और 17 भी होगा, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट करें दोबारा, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस साल की बनाने के बाद ये डिस्कवर हुआ। तो ये बेटा पॉइंट तकरीबन उस तरह से है जिस तरह हमने कल परसों क्वेश्चन किया था, पेज नंबर 125 पे है, पेज नंबर 125 पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कल ही शायद बात हुई है,
तो अब कीजिएगा इस तरह, जरा खुद से जरा प्रैक्टिस करके देखें। दो काम आपने करने हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। पेज नंबर 64 पे जाए, पहले उसको जरा रिवाइज कर लेना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में डिविडेंड्स, सरप्लस, ट्रांसफर, वो सारी चीजें एज इट इज होंगी। और नई चीज जो है वो प्रायर पीरियड एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक नजर रिवाइज करके ट्राई कीजिएगा। मैं फिर इसे इंशाल्लाह कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। करना मस्ट है, गलती हो जाए वो इशू नहीं है, लेकिन काइंडली सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। कौन कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद इसको अटेम्प्ट करेंगे आप? पेज नंबर 64 भी देख लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 125 भी। और एक अच्छी एफर्ट अगर करेंगे आप तो इसमें मैक्सिमम सॉल्व इंशाल्लाह हो जाना। बाकी इंशाल्लाह मैं एक दो फिगर्स फिर आपसे कल डिस्कस करूंगा। इसको होमवर्क रखना है। मीनवाइल एक क्वेश्चन मुझे जरा करवा दें पेज नंबर 128 पे। टाइम निकाल लेंगे सर प्लीज यार। पेज नंबर 128 जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी कंडीट कीजिएगा। ये पेज नंबर 128 क्वेश्चन नंबर 1 पे है। On 1st January 2003, M Limited purchased a plant for rupees 5 lakh. The company uses reducing balance method for calculating depreciation at the rate of 20% per annum. ठीक है? During 2006, directors decided it was necessary to change to straight line method of calculating depreciation for the plant. It was agreed that the remaining estimated useful life of the plant was 3 years and the estimated residual value of rupees 16,000. Previously this was nil. इसका क्या मतलब हुआ? ओरिजिनल एस्टिमेट 0 था, रेजिडुअल वैल्यू का ओरिजिनल एस्टिमेट nil था, लेकिन कब जाके दो चीजें हुई हैं, 2 या 3 बल्कि शायद हो गई। जरा पहले दोनों पैराग्राफ पढ़ लें इंडिविजुअली। कब खरीदा था एसेट? 5 जनवरी 3। कितने का खरीदा था? उस वक्त मेथड कौन सा यूज हो रहा था और रेट गिवन था? रेट गिवन होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ही चाहिए होता है। अगर रेट ना अवेलेबल हो तो उसका फॉर्मूला 1 माइनस एन वाला होता है, 1 माइनस एन अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट। ओरिजिनली रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं तो 20% लेकिन रेट गिवन था। अब फिर कितने साल बाद जाके चेंज आ रहा है? गिनले 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 तो 3 है, 4 है, 5 है, 5 3 साल गुजर गए। 6 में जाके फिर क्या डिसाइड हुआ? अब स्ट्रेट लाइन मेथड अगर होगा तो फिर अकॉर्डिंगली मेथड चेंज होने से फिर लाइफ भी बता रहा है, रिमेनिंग बता रहा है, टोटल बता रहा है और फाइनली उसकी रेजिडुअल वैल्यू का भी एक एस्टीमेट बता रहा है। 3 चीजें करनी है अपने डेप्रिसिएशन के एंगल से ध्यान में रखनी है जो चेंज इन एस्टीमेट्स में आती हैं। पेज नंबर 124 पे जाए। पेज नंबर 124। अब इन बार इन पिछले पेजेस पे जाने का मकसद होता है चीजें आपस में रिलेट हो सके। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एक दिया हुआ एंड में, उससे ऊपर एक डिस्क्लोजर की हेडिंग है, लेकिन उससे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना। व्हेनेवर नहीं, उससे ऊपर पैराग्राफ है, डिस्क्लोजर से जस्ट ऊपर पैराग्राफ। कहां से स्टार्ट हो रहा है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ऑफ, यहां शायद 3 चीजें अंडरलाइन भी की हमने नंबरिंग करने का, यूजुअल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू और चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये तीनों चीजें जो है एस्टीमेट चेंज कंसीडर होती हैं। कौन कौन से? यूजुअल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू एंड चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एस्टीमेट अगर चेंज होता है तो प्रोस्पेक्टिवली होगा या रेट्रोस्पेक्टिव? एरर होगा या पॉलिसी चेंज होगी तो पिछले सालों में जाके चेंज करेंगे। लेकिन अगर लाइफ का, रेजिडुअल वैल्यू का या मेथड चेंज का कोई डिसीजन हो रहा है तो कब से ऑनवर्ड्स करेंगे? करंट ईयर एंड ऑनवर्ड्स करेंगे। किन सालों को इग्नोर कर देंगे? और तरीका क्या होता है पैराग्राफ पूरा पढ़ने का? इनमें अगर चेंज आ रहे तो करना क्या होता है? जब चेंज हुआ है तो WDV कैलकुलेट करें और WDV को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करें। पूरा सेंटेंस खुद से पढ़ के मेरी तरफ देख के बोल दे।
पढ़ के देख के पढ़ के मेरी तरफ देख के जरा बोल दें, अपने लफ्जों में बोल दें। इंग्लिश में सारा बोलना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने लफ्जों में अपने आप को सुनाएं और फिर मुझे भी सुनाएं। लाइफ बदल जाए, रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए या मेथड बदल जाए तो WDV कैलकुलेट होती है किस डेट पे। जब एस्टिमेट बदलेंगे तो WDV आप कैलकुलेट करेंगे और उससे फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं। आ जाए वापस। तो हमारे इस केस में मेथड भी चेंज हो रहा है और शायद रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो रही है। M accounts for, अब M लिमिटेड था तो M फॉर चेंज इन एस्टिमेट्स यूजिंग द, इस वर्ड्स को भी अंडरलाइन करें, रीएलोकेशन मेथड, लेकिन ये ब्रैकेट में पढ़ना। प्रोस्पेक्टिवली बार ये क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट चेंज हो रहा है, यूजफुल लाइफ का बदल जाए या मेथड बदल जाए, दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन एस्टिमेट। और अकॉर्डिंगली फिर प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली, ये क्या होता है प्रोस्पेक्टिवली? इन सालों को इग्नोर कर देंगे, जो गुजर गए वो इग्नोर हो गए। करंट एंड ऑनवर्ड्स, हमारे इस क्वेश्चन में करंट मींस 2006 and onwards, 6 during 2006. The draft financial statements, draft statement of comprehensive income and statement of changes in equity had been prepared for the year ended 31st December by the bookkeeper, means accountant, who had not been advised of the director decision. इसको अंडरलाइन करें। इस तरह के सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिस तरह वो वंडर वगैरह में होते हैं। पढ़ के ट्रांसलेशन करें। नीचे जरा देख लें कौन कौन सा ड्राफ्ट बन गया। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन गई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बन गई है, लेकिन क्या ये बनाते हुए अकाउंटेंट को पता था कि डायरेक्टर्स का क्या डिसीजन? बगैर उस डिसीजन को जहन में रखते उसने ये स्टेटमेंट्स बना दी। तो देखते जरा तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या नजर आ रहा है। कंपैरेटिव ईयर है, कंपैरेटिव ईयर है, रेवेन्यू लिखा हुआ, रेवेन्यू किसे कहते हैं? सेल। अब पूरी स्टेटमेंट नहीं बनी हुई, रेवेन्यू के बाद उसने सीधा ही प्रॉफिट बता दिया आपको, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़े, कहां से शुरू हुई है? कंपैरेटिव ईयर से शुरू हुई है, प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ, लिंक का नजर ऊपर जो प्रॉफिट था 2005 वाला, डिविडेंड्स लेस हुए हैं, होते हैं डिविडेंड्स, क्लोजिंग आ गया 5 का, फिर प्रॉफिट ऐड हुआ 6 का, डिविडेंड्स लेस हुए, 2006 की फाइनल फिगर आ गई। रिक्वायरमेंट में है prepare the statement of comprehensive income extracts and relevant extracts from statement of changes in equity of M Limited for the year ended 31st December 2006 in accordance with the international accounting standards, and finally B part एक लिखा हुआ notes to financial statements relating to change in accounting estimates। अभी तक जो हमने पढ़ा है पॉलिसी चेंज के कुछ डिस्क्लोज पता है आपको? अगर वो पॉलिसी चेंज हो रही है डिस्क्लोज होते हैं, पेज नंबर 122 पे जाएंगे। तीन चीजें एक्सप्लेन करनी होती है मेन। नंबर 1, नेचर, रीजन एंड इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। नेक्स्ट पेज पे जाए, पेज नंबर 123। अगर प्रायर पीरियड एरर हो जाए, नेचर एंड इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। और आज हम जो क्वेश्चन करें इसमें एस्टिमेट्स का चेंज है, तो इसके डिस्क्लोज अभी तक हमने पढ़े नहीं है, बनाए नहीं है, इंशाल्लाह ये भी आज कंप्लीट करेंगे। 124 पे जरा, पेज 124 पे क्वेश्चन नंबर 2 था, उससे ऊपर एक हेडिंग है, वहां पे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, फिर वो जब अप्लाई करेंगे तो पढ़ते हैं कि उसको कैसे बनाना है, कौन से डिस्क्लोजर जहां तक आपको बनाने आ गए चेंज इन पॉलिसी के और प्रायर पीरियड एरर के, तो इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करते हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के अगर एग्जामिनर डिस्क्लोजर मांगे तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल 12 रिक्वायरमेंट एज में रखें, बताएं पढ़ के क्या करना। कोशिश किया करें यार, इस तरह एकदम मायूसी ना पलाया करें। नहीं, क्या बनाना क्या है? एस्टिमेट चेंज हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमने रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो पेज रख लें क्या, फिर डिस्क्लोजर भी हैं, देख लेते हैं वर्किंग्स में।
वंस अगेन साथ साथ रहिएगा, मैं जरा कोशिश करूंगा कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का भी आपके सामने जरा डिफरेंस जो है वो क्लियर करता जाऊं। आई वर्किंग तो क्या प्रॉब्लम है हमारे सवाल में? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई एरर हुआ भाई? चेंज इन एस्टीमेट में से हो क्या रहा है? मेथड में भी चेंज है और रेसिडुअल वैल्यू में भी चेंज किया हुआ है आप लोगों ने? एक दफा दोबारा रिफ्रेश कीजिएगा सही तरह। किस साल में चेंज हुआ? 6 में। इन अदर वर्ड्स 3, 4 एंड 5 गुजर गए। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करना है एस्टीमेट में चेंज? डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट होना। डब्ल्यूडीवी किसे करते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेफिसिट। फर्स्ट पैराग्राफ में चलो लिया था मैं, तो ये 3 सालों की वर्किंग करनी पड़ी है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमें ईयर वाइज वर्किंग करनी पड़ी। पहले साल रेट किससे लगेगा? कॉस्ट से, फिर ऑनवर्ड डब्ल्यूडीवी से। थोड़ी सी वर्किंग बनाना। कॉस्ट 1 जनवरी 2003 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%, 1 लाख बन गई डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की। 3 लाख 4 लाख डब्ल्यूडीवी आ जाएगी ऑन 31 दिसंबर 2003। छोड़ दें सबको अपने अपने हाल पे छोड़ दें, गेम ऑन हुई अभी। 3 लाख हो गया मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब किससे रेट मल्टीप्लाई होना? डब्ल्यूडीवी से रेट मल्टीप्लाई होगा ना, T20 हो जाएगा। किस दिन की डब्ल्यूडीवी आ जाएगी? कहां तक जाऊं? 6 तक या 5 के एंड पे रुक जाऊं? जब एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो उस वक्त रुक जाना ना, वो तो 6 मिनट्स बदल गए। तो 6 की डेप्रिसिएशन जो है अब स्ट्रेट लाइन की बेस पे या रिड्यूसिंग की बेस पे होनी चाहिए। चेंज आ गया ना चेंज, तो 5 की 5 के एंड तक है 64,000। ठीक है नहीं फिगर्स? 320 मल्टीप्लाई 20%, 2 लाख 56,000। ठीक है जी। 6 की वर्किंग भी करो, 4 5,000 5। 6 में किस मेथड से अब चार्ज होनी चाहिए? तो कहां तक मैंने वर्किंग करके क्या निकाल लिया? 5 के एंड तक मैंने डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, डेफिनेटली मैंने इस वक्त आपके सामने एक वर्किंग लिखी है और 3 स्टेप्स में शायद वर्किंग की है, लेकिन जरा थोड़ा सा बड़ा होने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेटर पकड़, टाइम सेव हो सकता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सर। कैसे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%, तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 20% को सोचा जाए तो एसेट अगर 100 का है तो 20% डेप्रिशिएट होकर 80% रह जाएगा, फिर अगले साल उसका 80% रह जाएगा। तो जरा फिगर जरा साथ साथ रिलेट करने, जरा 5 लाख लिखा जरा। 5 लाख क्या है? मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन अगर स्टेट अवे मल्टीप्लाई बाय 80% कर देंगे तो पहले साल के एंड पे डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। तो कीजिएगा जरा एक दफा 0.8 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा सर? एक साल बाद की डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। अब क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डब्ल्यूडीवी ने ऑनवर्ड्स डेप्रिशिएट होना, तो इसी डब्ल्यूडीवी को एक और दफा अगर 0.8 करेंगे, अगर इसी डब्ल्यूडीवी को आप 0.2 करेंगे, अगर इसी 4 लाख की डब्ल्यूडीवी को 0.2 किया था तो क्या हुआ? डेप्रिसिएशन आ गई थी। लेकिन अगर 0.8 कर देंगे, ये 0.8 क्यों आ रहा है? अगर डेप्रिसिएशन रेट 10% होता
तो 90% कर्ज होता। अगर 15% होता तो फिर 85% एसेट बचता जाना था। दोबारा जीरो कर लें, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80% 0.8 क्या आ गया? ये 1 साल बाद की WDV आ गई। एक और दफा 0.8 करें, 2 साल बाद की WDV आ गई। एक और दफा करें, 3 साल बाद की WDV। तो अगर हमें WDV चाहिए थी तो हम रादर देन दिस होल वर्किंग सिंपली क्या कर लें, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय, बता दें ये कितनी दफा 0.8 करो? 3 दफा क्यों करो? क्योंकि 3 साल बाद की WDV चाहिए। आ जाएगी फिगर? और सर जी आ जाएगी यार, लिखे जरा और करके। हमेशा 0.8 ही होगा। 0.8 क्यों हो रहा है? नहीं 20% है, 20% का मतलब होता है 20/100 परसेंटेज यार, 20/100। तो अगर 100 कॉस्ट थी, 20 डेप्रिसिएशन थी, तो रिमेनिंग एसेट 80% आ जाएगा। अगर 15% रेट होता तो फिर 85% WDV रह जानी थी, एंड सो ऑन। 25% रेट होता, 25% रेट होता सर, फिर वही आ जाना था, वही 75% आ जाना था। 3 दफा क्यों किए? तो इस तरह के शॉर्टकट्स का आइडिया होना चाहिए ताकि एग्जाम में हम टाइम सेव कर सकें। बहरहाल कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये फिगर निकाली क्यों है? ये फिगर फाइंड आउट क्यों की भाईजान? WDV निकाली क्यों है? करना क्या है, करना क्या भाईजान, करना क्या है, करना क्या है? अब इस WDV ने डेप्रिशिएट होना किस साल में? 2006 में। किस मेथड से? तो इधर अप्लाई करवाएं। अब हम किस साल में आ रहे हैं? 2006। ईयर एंडेड 30 जून 31 दिसंबर, सॉरी, ईयर एंडेड ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। किसने किस पे डेप्रिशिएट होना? WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। पहले फिगर्स ढूंढ लेते हैं जरा। WDV की अमाउंट बता दो। 2,56,000। क्या कोई रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है? वो तो नील गिवन, नील थी, लेकिन अब 16,000 है, तो -16,000 और डिवाइडेड बाय, और यार मीनिंग लाइफ लेनी होती है, मीनिंग ही गिवन है। एक सेकंड पर आप दोबारा पेज नंबर 124 पे जाएं। पेज 124 पे प्लीज जाएं, प्लीज जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा ढूंढे, टोटल लाइफ 10 दी गई थी। ये पेज 124 ही है, पेज 124 क्वेश्चन नंबर 2, वहां टोटल 10 दिया हुआ था। थोड़ा सा जहन लड़ाएं जरा। अब वहां कुछ किया था हमने? चाहिए रिमेनिंग होता है, टोटल 10 दिया हुआ था, क्या किया था? ढूंढने जरा, कितने साल गुजर गए वैसे? 1 अप्रैल 3 शायद, 3 या 2, नहीं ओरिजिनली 3 था, फिर एस्टिमेट का बदले जाके, नहीं सॉरी, स्टार्ट 1 से 2001 पे एसेट दिया था, सॉरी, और 3 पे जाके चेंज आया था। तो कितने साल बाद टोटल लाइफ 10 साल थी? तो फिर रिमेनिंग लाइफ हमने खुद से गिनी थी, दैट इज 8 इयर्स। वंडर लिमिटेड ढूंढे, एक पेज आगे, पेज 1, अगला, बल्कि अगला ही शायद सब इसमें ऊपर जाए, पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन जहां वंडर लिमिटेड वाला, सर पॉइंट नंबर 2 पढ़े, सब कुछ इंडिविजुअली पहले पढ़, नहीं पहले देख ले, पहले देख ले हमने क्या किया होगा, जरा खुद से सोचना पड़ेगा। लाइफ का एस्टीमेट बदल रहा था 5 to 8, लेकिन ये 5 और 8 थे क्या? रिमेनिंग लाइफ गिवन थी, 5 से फिर 8 हुई थी। हमने 8 की जगह 7 क्यों लिया होगा? क्योंकि 1 साल गुजरने के बाद ये लाइफ का एस्टीमेट बदला था। लेकिन वापस आए इस क्वेश्चन पे, इधर टोटल लाइफ देने की बजाय एग्जामिनर ने रिमेनिंग ही दे दी। हमें कौन सी लाइफ चाहिए होती है जब एस्टीमेट बदल जाए? रिमेनिंग चाहिए होती है। अगर गिवन ना हो तो कैलकुलेट हो जाएगी इंशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से, और अगर अवेलेबल है तो एज इट इज उसे यूज कर लें। ठीक है, तो व्हाट आर द फिगर जिसको हमने यूज करना? 2,56,000 माइनस 16,000 और डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, दैट इज 3 इयर्स। एक छोटी सी जरूर रिवाइज करें, पता होनी चाहिए, सारी चीजें राइट टाइम पर ध्यान में आनी चाहिए। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला पता?
सर जी फार्मूला यार वही कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अगर आप शुरू से ही स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें तो डेफिनेटली आप WDV नहीं लेंगे, कॉस्ट लेंगे, उस वक्त रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट लेंगे और डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ भी नहीं लेंगे। यूजफुल लाइफ का मतलब टोटल यूजफुल लाइफ। लेकिन मेथड वही है, स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड कुछ अर्से बाद अडॉप्ट हुआ है एज अ चेंज इन एस्टीमेट, एज अ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो कुछ अर्सा गुजर गया, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुई भी है। तो अगर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुई है पिछले सालों की, तो हमने रीएडजस्ट करनी नहीं है। तो अगर मेथड चेंज हो रहा है सब्सिक्वेंटली, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी आपने WDV लेनी है, सही करो, फिर रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट लेना है, और फिर टोटल लाइफ नहीं लेनी, फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लेनी है। WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। सही है, प्लीज क्लियर। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर शुरू से अडॉप्ट कर रहे हो तो फिर फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल लाइफ ही है। लेकिन हम इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर 3 इयर्स, तो अब हमने क्या उठाना है, फिगर उठाएं सर, माइनस डिवाइडेड बाय, और यार ये तो रिमेनिंग लेना होता है, ये रिमेनिंग तो है नहीं, रिमेनिंग ही तो है। आंसर बताइए, व्हाट इज 80,000? depreciation for the year according to the straight line कंप्लीट करें। 270 तो नहीं, वो ठीक है। एनी कंफ्यूजन सर? आगे यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा बढ़ना है हमने इंशाल्लाह, लेकिन पिछला भी सही ज़हन में रहना चाहिए। अब दोबारा क्वेश्चन पे आए जरा, एक छोटा सा इशू अगर आज खुद से रिजॉल्व करना, मैंने उस दिन वंडर में और एक और क्वेश्चन में बताया था आपको डिटेल। ये जहाँ स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, इन स्टेटमेंट्स के ऊपर एक लाइन मैंने आपको हाईलाइट भी थोड़ी सी करवाई है, जरा पढ़ के देखा जरा। 2006 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनी हुई है। हम हैं वैसे किस साल में? हम 6 में वर्किंग कर रहे हैं, और 6 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और 6 के एंगल से चेंजेस इन इक्विटी भी बनी हुई है। लेकिन क्या अकाउंटेंट ने ये स्टेटमेंट्स बनाते हुए डायरेक्टर्स की उस एडवाइस को जिसे हमने अप्लाई किया कंसिडर कर लिया था? डायरेक्टर्स की एडवाइस क्या थी? मेथड चेंज हो जाना चाहिए। तो क्या 6 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नजर आ रही है? ढूंढने जरा एक मिनट यार, 6 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको कोई डेप्रिसिएशन नजर आ रही है? सच्ची नजर आ रही है सर? कितनी नजर आ रही है यार? क्या 51,200 चार्ज हुआ हुआ? ये होना कितना चाहिए था यार? इस साल कितना चार्ज होना चाहिए था, कितना हुआ हुआ? बात समझ आती है प्लीज? दूसरा एक काम और करना, जरा सही तरह आपके सामने फिगर्स आ जाएंगे, जरा कंपैरेटिव ईयर में जाए। कंपैरेटिव ईयर में कितना नजर आ रहा है? अपनी वर्किंग तरह देखें, कंपैरेटिव ईयर में सही नजर आ रहा है? उसको तो ठीक करना है यार, प्रोस्पेक्टिवली करना है। कंपैरेटिव ईयर में 64,000 ठीक है, लेकिन अगर 2006 में एस्टिमेट्स बदल गए थे, मेथड बदल गया था, तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी चाहिए थी? 80,000। कितनी चार्ज हुई हुई है? अच्छा, 51,200 चार्ज भी कैसे हुई है, जरा कैलकुलेटर पकड़ो। ओरिजिनल मेथड था रिड्यूसिंग बैलेंस, तो 2,56,000 WDV बन गई थी 2005 के एंड पे, तो उसको 0.2 करें, 0.2 करेंगे, 0.8 करेंगे? 0.2 कब करेंगे, 0.8 कब करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 20% करेंगे 0.2, और अगर सीधी WDV निकालनी है तो 0.8 मींस 80% करेंगे। तो 51,200 समझ आता है कैसा बना हुआ, कैसे बना हुआ? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही की बेस पे फिगर उसने डेप्रिसिएशन की कंसीडर कर ली है, हालांकि उसे किस मेथड से कंसीडर करनी चाहिए थी। तो क्या हमें 80,000 चार्ज करना है या डिफरेंस अब चार्ज करना है? उसने कितना चार्ज कर दिया हुआ है? यकीनन गलत मेथड से चार्ज हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज होना चाहिए था और 80,000 चार्ज होना चाहिए था, लेकिन सारा 80,000 हम चार्ज करें या डिफरेंस लेके ही चार्ज करना है? समझ आती है बात मेरी प्लीज? तो 80,000 फाइनली क्या है, इसके साथ ब्रैकेट में लिखें, दिस शुड हैव बीन चार्ज, डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन चार्ज।
डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन चार्ज 80,000, ऑलरेडी चार्ज कहीं नजर आई, ऑलरेडी चार्ज कितनी 51,200। तो कितने से हम और अगर चार्ज कर दें रिवर्स कर दें, और यार ये तो रिवर्स करते होते थे, रिवर्स कब करते हैं, ज्यादा चार्ज है रिवर्स करेंगे, कम चार्ज है तो ज्यादा करेंगे। कितना ज्यादा करना चाहिए, और 28,800 मीन्स उसे फाइनली 80,000 रुपीज से हम एंट्री बनाएंगे या 28,800 रुपीज से अपनी को एंट्री बनाएंगे। वर्ड सुनिएगा मेरे गौर से, क्या ये कोई एरर हुआ है, क्या ये कोई एरर हुआ हुआ है? हाँ जी ये एरर हुआ हुआ है, करंट ईयर में एरर हुआ हुआ है, करंट ईयर में एरर हुआ हुआ है, करंट ईयर में एरर हुआ। ये एस्टीमेट चेंज हुआ था, असूलन 80,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जानी चाहिए थी, अकाउंटेंट ने लेकिन पुराना मेथड ही इस साल चार्ज कर दिया है। ये प्रायर ईयर एरर हरगिज नहीं है, ये करंट ईयर में लेकिन एरर है। कितनी डेप्रिसिएशन की बजाय कितनी चार्ज हुई हुई है, ऐसे ही परेशान ना हो मेरे वर्ड से, करंट ईयर में एरर है। कौन सा मेथड यूज होना चाहिए था, कौन सा हुआ है, करंट ईयर में एरर है, लेकिन क्या करंट ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कवर हो गया है, करंट ईयर में ठीक कर दें, क्या एंट्री कर दें, डेप्रिसिएशन डेबिट cumulative depreciation credit। What is the ideal thing, what is the ideal thing? 80,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, बात खत्म हो जाती है। एस्टीमेट अगर चेंज हुआ है, मेथड बदला है, 80,000 डेप्रिसिएशन बनती है, उसे चार्ज कर देना चाहिए था। अगर 2006 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी ना होती तो हम 80,000 ही की डेप्रिसिएशन चार्ज करते। क्या 2006 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने बना दी हैं विदाउट कंसिडरिंग द चेंज इन एस्टीमेट, तो अब हमें उसे ठीक करना पड़ा अकॉर्डिंगली स्ट्रेट लाइन मेथड के एंगल से। कितने रुपए से ठीक करना पड़ा, आपके डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपके 2006 के प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा यार, क्या बढ़ के क्या कम हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ के प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। किस साल के, 5 में क्यों नहीं कर रहे, प्रोस्पेक्टिवली हो रहा है, प्रोस्पेक्टिवली हो रहा है। पिछले सालों में कब जाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली करते कब और कब है, जब या प्रायर ईयर एरर हुआ हो या प्रायर ईयर्स में पॉलिसी चेंज का कोई इफेक्ट लेना हो। एस्टिमेट्स आर चेंज प्रोस्पेक्टिवली व्हिच मींस करंट ईयर, और डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर्स में भी। अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर 2007 सोचें हम, तो जरा डेटा देख के बताएं जरा 2007 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 2007 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, क्या 80,000 ही चार्ज होगा, 80,000 ही चार्ज होगा, कब तक होता रहेगा, जो इसकी रिमेनिंग लाइफ है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फिर कभी एस्टीमेट बदल गया, फिर पहले WDV आएगी, फिर रिमेनिंग लाइफ ही नहीं जाएगी, ये हर साल रिमेनिंग लाइफ नहीं गिनी जाती। रिमेनिंग लाइफ कब और कब गिनते हैं, इवैल्यूएशन डेट पे गिन लेते हैं, और फिर अगर एस्टिमेट चेंज हो रहे हैं तो उस डेट पे गिन लेते हैं। दोबारा कब गिनेंगे, जब या तो दोबारा रिवैल्यूएशन हो जाए या कभी दोबारा एस्टिमेट चेंज हो जाए, वरना गेम फिर एज इट इज चलती चली जाएगी। जाने से चले जी, अब स्टेटमेंट बना लेते हैं फर्स्ट पेज पे, एडजस्टमेंट तो हमें पता चल गई। ये बिजनेस सेम लिखा है, क्या तरीका होता है इन स्टेटमेंट्स को दोबारा बनाने का, पुरानी देखें और अपनी एडजस्टमेंट्स करें, पुरानी स्टेट क्वेश्चन में देखें और अपनी रिवाइज फिगर्स जहां जहां चेंजेस हैं वो लिखें। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स बनाना है। अच्छा, अब इस वक्त हम ड्राफ्ट बना रहे होंगे आपके ख्याल में, या अब हम फाइनल बना रहे होंगे, ड्राफ्ट किसने बना के दिए, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बना के, आप नहीं सही मतलब क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं अकाउंटेंट ने, क्वेश्चन में एग्जामिनर के अकाउंटेंट ने बना के दिया। हम उस ड्राफ्ट को अब फाइनल करने लगे।
तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, लेकिन मना अभी भी हम एक्सट्रैक्ट्स रहे हैं। ये मैंने वर्ड क्यों लिखा ब्रैकेट में? सवाल देखें, हमें पूरी स्टेटमेंट नहीं पता, हमें पूरी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम की इंफॉर्मेशन नहीं पता। क्या क्या आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, ये वाली चीजें अवेलेबल नहीं है। बस जो अवेलेबल होंगी उन्हीं में जहां जहां हमारी करेक्शन है बस वो लिखते हैं। तो अभी भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट हो रही है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। कंपैरेटिव बनाना है, लेकिन क्या कंपैरेटिव रीस्टेट करना है? करना है यार। कब होता है? जब रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स होती हैं। बनाना है वैसे, एज इट इज दोबारा बन जाएगा, सिर्फ किस ईयर चेंज नजर आएगा। कंसंट्रेट करें, मेरे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आप मेरे क्वेश्चंस को पास कर देते हैं। हर वक्त सवाल, ये कोई तरीका है? किन क्वेश्चंस में रीस्टेट लिखा होगा आपने सोचा जरा? यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स है और यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है या नहीं, चले देखें, बताएंगे क्या क्या डाटा है। रेवेन्यू एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज क्यों आ जाएगा? इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। 8 लाख और 6,50,000। रेवेन्यू कहते हैं किसे वैसे? सेल्स के लिए वर्ड है जो मेन इनकम होती है बिजनेस की, मेन इनकम ऑफ बिजनेस जी। उसके बाद अब जो इन्फॉर्मेशन है बस वो लिखते रहे। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में हमारा कोई चेंज आएगा? आएगा यार, है। जो भी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, क्या वो एज इट इज ही रहेगा? सोचा था एक मिनट। हमारा चेंज सिर्फ कहाँ होना है? हाँ, डेप्रिसिएशन की वजह से फाइनली प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन में चेंज है। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है वैसे? डेप्रिसिएशन से पहले। तो डेप्रिसिएशन से पहले तो हमारी कोई चेंज नहीं। सोचें, लिखें, लिखवाएं, क्या लिखो? 380 ठीक है, 380,200, 380,200 and 3 लाख जी। डेप्रिसिएशन में इकट्ठे हो, एक मिनट। कौन सी फिगर अनचेंज लिखो? 64,000 कंपैरेटिव ईयर। 6 की गिवन फिगर में कोई एडजस्टमेंट करो? कैसे? ब्रैकेट खुलेगी यार। हाँ जी ठीक है, वर्किंग होगी। कितना गिवन है? 51,200 प्लस कितना? 28,800 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 80 आना है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि सारा 80 हमने चार्ज नहीं किया। ऑलरेडी 51,200 वाज चार्ज, हमने फर्दर 28,800 चार्ज करके करेक्शन की है करंट ईयर में। प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब ये कैसे फाइंड आउट होगा? नहीं माइनस होगा, लेकिन रेवेन्यू भी लेंगे। रेवेन्यू एज इट इज बेटा, रेवेन्यू से प्रॉफिट आ चुका है, अब आप कहां से वर्किंग करेंगे? 380,200 एंड 300,000 बताए नहीं फिगर्स सर? तो प्रॉफिट की फिगर्स बतानी है। प्रॉफिट कैसे आएगा? फिगर्स बोले जरा कैंडी, कैसे सॉल्व कर रहे हैं? 380 ही से शुरू करेंगे, बताइएगा फिगर। 300,200 एंड लास्ट ईयर 236,000। ये तो एज इट इज रहेगा। किस ईयर में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा? कंपैरेटिव ईयर में कोई चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है। एनी कंफ्यूजन? पर रेवेन्यू नहीं लिया हमने। रेवेन्यू की बेस पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन तक फिगर आ गई थी, हम बस डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करके फिगर लिखे। एनी कंफ्यूजन? चलो माइंड अप करेंगे, एक क्वेश्चन का टाइम बच रहा है। चेंज नहीं कुछ स्टार्ट करो।
Statement of changes in equity extracts. For the year ended for the year ended 31st December 2006. जी यासीन साहब 80,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड. ऑलरेडी 51,200 चार्ज, तो मींस 20,800 और उसमें प्लस होके आना तो 80,000 ही था, ठीक है, 80 ही आना था, लेकिन ऑलरेडी 51,200 चार्ज हो गया हुआ था. जी सर, स्टार्ट में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनी हुई है सवाल में. बैलेंस एज ऑन कौन सा कॉलम ही बन रहा है? रिटेन्ड अर्निंग्स का ही बना लग रहा है, क्या ख्याल है? एक ही होता है वैसे कॉलम? जी बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2005 की फिगर है 40,000. ये तो ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट लगी हुई है सर, क्या मसला होगा? नेगेटिव मींस रिटेन लॉस है. किन सालों तक नेट लॉस आ रहा है? किन सालों तक एक्यूमुलेटेड लॉस आ रहा है? 31 दिसंबर 4 तक है यार, फिर वही बात है. क्या 31 दिसंबर 4 तक कोई करेक्शन तो नहीं आती? कब होती है? पिछले सालों में, जब रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हो रही है. तो क्या ये फिगर सही है? आगे चलें. आगे किस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? क्या आपने उसमें कोई चेंज किया है? रीस्टेटेड वर्ड आएगा, कब आता है? जब प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हो. 236 ठीक है. ये कहां से सकत देख के हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन से या आंसर से? आंसर से भी यही है. आंसर से वैसे देखें, आंसर में भी यही क्यों है, क्वेश्चन में भी यही है, आंसर में भी यही. नो चेंज क्यों है? एक ही बात हम बार बार क्यों बताएं? क्योंकि हमने एक दफा भी नहीं बताई, डिविडेंड होना, डिविडेंड कितना नजर आ रहा है? डिविडेंड में चेंज. बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2005. रीस्टेटेड वर्ड आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन साइलेंट है. सॉल्व करें. 186 से कैसा बनता है? ये तो फिगर ही गलत लग रही है. चेक करें फिगर ठीक है. -40 से शुरू हुई थी नहीं. -40 प्लस 236 माइनस 10 196. आगे बढ़े सर. प्रॉफिट फॉर द ईयर कौन सा? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2000 कौन सी फिगर देख के लिखेंगे? क्या इसमें कुछ चेंज किया आप लोगों ने? कितनी फिगर पाएंगे? ये 300,200 करंट ईयर में चेंज आया है. रीस्टेटेड वर्ड नहीं लिखेंगे. वजह डिविडेंड 15,000 ठीक है. एंड फाइनली बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2006. ये पूरी स्टेटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करवा दी आपने. तो रीस्टेटेड वर्ड कहीं भी नहीं आया. रीस्टेटेड वर्ड कहाँ आता है? प्रायर पीरियड्स में आता है, और प्रायर पीरियड्स में एडजस्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिव हो तो फिर एडजस्टमेंट तब आ रहा होता है. चलिए, आई होप कि आपको समझ पाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट. प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट में कौन से साल इफेक्ट नहीं होते? पिछले साल प्रायर ईयर्स इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ करंट ईयर और ऑनवर्ड ईयर्स में
एडजस्टमेंट नजर आती है। एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन जी प्लीज? रिक्वायरमेंट बी पे है। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। पहले पेज नंबर 124 पे है। अब नोट्स बनाने जी एस्टिमेट चेंज के। एक नई चीज आ रही है हमारे सामने। अगर एस्टिमेट चेंज के नोट्स मांग ले तो शेयर होल्डर्स को 124 के एंड पे है, क्वेश्चन नंबर 2 से ऊपर एक हेडिंग ढूंढे। शेयर होल्डर्स को दो चीजें बतानी होती हैं। नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब जो एस्टिमेट चेंज हुआ है वो बता देंगे। हमारे इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू का चेंज है और मेथड का चेंज है, तो इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिख देंगे, क्वेश्चन देखें। सेकेंडली बी लिखा हुआ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट। फाइनेंशियल इफेक्ट का मतलब है अमाउंट्स बतानी है आपने। फाइनेंशियल इफेक्ट मतलब रुपीज बताने हैं। फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट इन करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स। कौन से साल की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस पीरियड्स की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो हमने एडजस्ट करना नहीं। तो अमाउंट्स में जो चेंज आया है आपके एस्टिमेट चेंज की वजह से, वो अपने करंट ईयर में भी बताना है कि कितना चेंज आया है, और किस साल में बताना है, फ्यूचर पीरियड्स में बताना है। किन सालों की बात नहीं हो रही, प्रीवियस पीरियड्स की बात नहीं। तो दो चीजें हैं, दूसरा पर अप्लाई करना सिखाता हूँ। पहले फर्स्ट जरा मैं सब करना। जगह बन जाएगी पेज पे? कितनी जगह? अगर नहीं है तो पहली पेज फिर आगे चले जाएगा, वर्किंग जहाँ कर रहा था। अगर स्पेस सफिशिएंट नहीं है, मैं तकरीबन आता को समझ आई होगा। बी पार्ट ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हैं मेरे साथ जी। यासिन साहब हेडिंग बनवाए जी। स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप हो जाए। एम लिमिटेड पार्टिसिपेट किया करें प्लीज। क्या बनाना है? क्या बनाना है? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 6 में है। किस चीज का नोट बनाना है? चेंज इन एस्टिमेट्स। ये जरा कुछ ऐसी कम कर दे। चेंज इन एस्टिमेट्स। ये क्वेश्चन का डाटा सामने रखें और फर्स्ट पैराग्राफ में जाए। ऐसे ट्राई करेंगे जरा, नेचर में कम से कम मेरा खुद से लिखनी चाहिए। ये फर्स्ट दो पैराग्राफ देख के जरा कोई जरा अपने वर्ड्स में थोड़ी सी अंग्रेजी रीअरेंज करें जरा। ये भी कोशिश करनी चाहिए, वरना बोर्ड से देख के लिखना पड़ता है। तो अपनी तरह सजेशन दें जरा कि हम क्या क्या बात करें बीच में। ड्यूरिंग द ईयर चले कह लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ depreciation from reducing balance to straight line balance method. In addition, estimate of residual value is revised from nil to 16. Yeah, as it is लिख दें जैसे भी लिखा होता। The residual value estimate is 16,000. Previously it was nil. लिखें अपने हाथ से खुद से। अब मैंने सुना भी दिया है, कहीं लिखो। अब बोर्ड से ना ढूंढेगा, मेरा ख्याल मैं नहीं लिखूंगा। अंग्रेजी लिखें, अंग्रेजी प्लीज। ड्यूरिंग का स्पेलिंग शुरू करें। अच्छा, ये भी नहीं लिखा नहीं जाता अगर आप कम से कम एक आध दफा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं पेपर में लिख लूंगा, वहां ये भी नहीं लिखा जाएगा। मैं एग्जाम हॉल में बोर्ड ढूंढ लूंगा, वो ज़हन से ढूंढना पड़ेगा आपको बोर्ड। सेंस शुड रिमेन सेम। डेफिनेटली आपका सेंटेंस किसी दूसरे से मैच करना बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है।
method of depreciation has been changed from reducing balance to straight line method. In addition, क्या change हुआ? Estimate of residual value is changed from 0 या nil to 16,000. ओके सर, जी पेज नंबर 124 पे जरा एक दफा दोबारा जाइए। इकट्ठे हो रहे कि इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। ये मैंने जो पैराग्राफ चाहिए जी प्लीज लिखिए, ये नहीं इसमें है कोई मसला? सर जी कोई इशू नहीं है सर कोई इशू नहीं है। अगर आपने दो चीजें बीच में लिख दी कि रिड्यूसिंग से स्ट्रेट पे आए और 0 से 16 पे आए तो ये बात खत्म हो। बस लिखिए इंग्लिश में आप, और आपकी गैर मौजूदगी में अगर वो इंग्लिश कुछ समझ लेगा तो बात खत्म। बस ये मसला, तो इसको छोड़ें, अल्लाह मालिक है। मेन चीज पे है। दूसरा काम क्या करना, हेडिंग लिखवाएं भजान। दूसरा एज इट इज हेडिंग लिखवा दें जो लिखी वहां पेज 124 पे। फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ, ये फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होता है? किस चीज की अमाउंट? ट्रांसलेट करें आगे, नो जो लिखा है वो बताना। फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, पूरे वर्ड बताएं। फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट ऑन करंट एंड फ्यूचर पीरियड प्रॉफिट्स। एस्टीमेट अगर चेंज हो तो फिर अपने प्रीवियस ईयर्स के इफेक्ट नहीं बताना। ट्रांसलेशन करते हैं, फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट की वजह से जो अमाउंट्स में चेंज आ रहा है करंट और फ्यूचर पीरियड के प्रॉफिट्स में, वो आपने बतानी है। सही कहा मैंने? दोबारा हेडिंग पढ़ के बताया आप। किस वजह से जो किस में चेंज आ रहा है वो किन किन सालों में आपने प्रॉफिट में बताना। वर्किंग्स में जो थोड़ी देर पहले आपने की थी, और इसमें भी जरा चैलेंजिंग हो जाना थोड़ा सा डिस्क्लोजर, तो जरा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। पहले तो करंट ईयर में आ जाएगा। क्या करंट ईयर में एस्टीमेट ऑफ मेथड एंड रेजिडुअल वैल्यू चेंज होने से कोई डेप्रिसिएशन पे चेंज आया? वर्किंग सामने रखिएगा, फिगर्स है इंशाल्लाह कर लेते कुछ। अगर ये एस्टीमेट चेंज ना होते तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होती? यहाँ नजर नहीं आ रही, यहाँ इस वक्त नजर नहीं आ रही, क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में नजर भी आ रही, अपनी वर्किंग भी थी। अगर मेथड वही रहता, रेजिडुअल वैल्यू वही रहती, मेथड कौन सा रहता? रेजिडुअल वैल्यू 0 ही रहती, तो डेप्रिसिएशन इस साल कितनी होनी थी? 51,200। लेकिन अगर चेंज आया तो अब कितनी हो गई है? तो डेप्रिसिएशन कितने से करंट ईयर में बढ़ी है? लेकिन डेप्रिसिएशन के बढ़ने से आपने प्रॉफिट पे इफेक्ट बताना है। ये इफेक्ट्स किस पे बताने हैं आपने? प्रॉफिट पे। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट ऑन करंट ईयर्स प्रॉफिट? क्या वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? क्या बढ़ के क्या कम हो जाएगा? तो पहली तो चीज लिख रहे हैं डिक्रीज इन, ना डेप्रिसिएशन नहीं, डिक्रीज इन, बस प्रॉफिट पे इफेक्ट बताना। अब यहाँ उस लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट पे बस इफेक्ट बताना।
डेफिनेटली पूरी स्टोरी क्या है, क्या बढ़ने से क्या कम हो रहा है, करंट पीरियड की डेप्रिसिएशन बढ़ने से डिक्रीज इन करंट पीरियड प्रॉफिट्स, करंट पीरियड प्रॉफिट, ऐसे ही सर। तो डिक्रीज इन करंट पीरियड प्रॉफिट्स, ये तो इंक्रीज है यार, क्या इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, तो आपने एक्सपेंसेस की बात नहीं करनी, बस रिक्वायर्ड ये कि प्रॉफिट पे इफेक्ट बता दो, प्रॉफिट पे इफेक्ट बता। मैंने तो कहा था ये डिस्क्लोजर जो है कंपैरेटिव ईयर्स का बनता है। यस सर, यस सर, मैंने तो कहा था लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर जो है वो कंपैरेटिव ईयर का बनता है। ये लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर ही नहीं है। लाइन आइटम्स के डिस्क्लोजर कब बनते हैं, जब रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होता है, और जब रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होता है तो फिर कंपैरेटिव ईयर में ही चेंज नजर आता है। ये लाइन आइटम्स का कोई डिस्क्लोजर नहीं है, सिंपली किसका डिस्क्लोजर है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट का डिस्क्लोजर। तो मैंने किसको नहीं लिखा, नहीं मतलब प्रीवियस ईयर की तो बात ही नहीं, मतलब मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लिखी, लेकिन मैंने डेप्रिसिएशन जहन में रख के क्या किया, प्रॉफिट पे इंपैक्ट जो आ रहा है वो मैंने लिख दिया। आई होप क्लियर है। वैसे ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहें अपने लिए कि क्या बढ़ा था, प्रॉफिट इज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। अगर अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट में एक्सप्लेन करना तो लिखना, प्रॉफिट इज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन depreciation. Any confusion? सोचने की गेम है सर, we simply cannot relax. Any confusion सर? तो मेरे लेवल का क्वेश्चन हो गया या भाई के लेवल का क्वेश्चन? दूसरा काम क्या करना है, दोबारा 124 पेज देखें, बल्कि यही हेडिंग देखें, हेडिंग लिखिए सॉरी, क्या हो गया क्या रह गया। करंट ईयर के प्रॉफिट्स पे इफेक्ट है वो तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या हमारे इन एस्टीमेट चेंज से तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स पे भी इफेक्ट होगा, अब वो हमने कैलकुलेट करना है, वो वहां कैलकुलेट नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले ये जरा सब कुछ देख के आप फ्यूचर पीरियड में ईयर्स बताएंगे कौन से आएंगे। 6 हो गया है करंट ईयर, अब ऑनवर्ड्स ईयर्स है 7 एंड ऑनवर्ड्स। तो क्या 7 एंड ऑनवर्ड से, और क्या 7 एंड ऑनवर्ड ईयर्स में, अब ये डेफिनेटली सिर्फ अगला एक साल की बात नहीं हो रही, फ्यूचर पीरियड्स जितने अब 6 के बाद आएंगे, 2006 के बाद जितने ईयर्स आएंगे उनमें हमारे इस एस्टिमेट चेंज होने से क्या चेंज होना है, अब वो हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम विच ईयर, 2007 एंड ऑनवर्ड्स, 6 का चेंज हमने बता दिया। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि फ्यूचर पीरियड्स 6 के बाद जो आएंगे उनमें हमारे इस एस्टिमेट से कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये फिगर्स आपने सॉल्व करनी है मेरे साथ सही, और अंडरस्टैंड भी करनी की जगह। एक सेकंड पहले आ जाए वापस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वर्किंग्स में आ जाए जहाँ वर्किंग हुई। पहले कौन सा मेथड था, अब कौन सा मेथड हो गया है। इसका तरीका यही होगा कि हम अब ये सोचेंगे कि अगर रिड्यूसिंग ही रहता तो फ्यूचर में क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, और अगर स्ट्रेट लाइन हो गया है तो फ्यूचर में क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। अगर ये दो अमाउंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, कौन कौन सी, रिड्यूसिंग बैलेंस वाली डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन मेथड वाली डेप्रिसिएशन, तो उनमें हम डिफरेंस ले लेंगे। उससे क्या पता चल जाएगा हमें कि फ्यूचर में डेप्रिसिएशन बढ़नी है, कम होनी है, और अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन अगर ज़हन में आ गई तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट भी सोच लेंगे। तो रिलैक्स रहना कैंडी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पहले ज़हन में रखना। 2,56,000 को फिगर ढूंढना, नहीं नजर आ रही, आ गई, अब क्या करें, नजर तो आ रही। 2,56,000 जो है ये कब तक की WDV है, ये 5 तक की डेप्रिसिएशन, 5 तक की WDV, 5 तक की WDV 2005 के एंड तक की। 6 की डेप्रिसिएशन क्या थी, रिड्यूसिंग बैलेंस, दोबारा कर लेता हूँ, 256,000 लिखा है, 2,56,000 पहले कैलकुलेटर वर्किंग कर ले, बाद में एक्सप्लेन कर लेते हैं जी। 0.8 भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मैंने पहले डेप्रिसिएशन एक सेकंड करवाई है, पहले फिगर्स देख लें फिर बाद में सॉल्व कर लेते हैं। 2,56,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 अगर करेंगे तो ये क्या आया,
ये किस मेथड की डेप्रिसिएशन आ गई? अब ये जो 51,200 है ये तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, इसकी बेस पे जो चेंज आना था वो तो हमने इंकॉर्पोरेट कर दिया। अब कैलकुलेटर पे दोबारा लिखें 256,000 और मल्टीप्लाइड बाय करें, हिम्मत मारे जरा, मल्टीप्लाइड बाय करें 0.8, 80% करना। ये क्या आया, किस दिन का आया? ये WDV आई 31 दिसंबर 6 की। तो ये जादू होता है। और बेटा 5 से 7 पे पहुंच गई सीधे। दोबारा देखें प्लीज, देखें, देखा ही नहीं आपने, अब इस तरह कर रहे हैं। 256,000 क्या था, मैंने पूछा, डेट आपने बोली नहीं। 31 दिसंबर 5 की WDV। तो 0.8 अगर आपने किया तब 6 की WDV आ गई 204,800। ये WDV होती 2006 के एंड पे अगर मेथड रिड्यूसिंग ही रहता। अब आए जरा इस गौर से इस फिगर को 204,800 को देखते हैं। अगर मेथड चेंज ना होता तो क्या अगले सारे सालों में जितने भी अगले साल होते 204,800 रुपीज नहीं डेप्रिशिएट होना था? अगर मेथड चेंज ना होता, रिड्यूसिंग रहता, तो 2,04,800 WDV है 2006 की। क्या अगले सालों में आप इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाते? हम तो एस्टीमेट चेंज कर लेते। और मेरे भाई क्या वो अलग सोचेंगे ना यार, अगर एस्टीमेट चेंज ना हो, अगले साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 204,800 पे, और फिर अगले साल यकीनन हम 204 पे तो चार्ज ना करते। मेरा सवाल ही ये नहीं है, मेरा सवाल दोबारा ठंडे दिल से सब लोग काइंडली इस तरह करके ना टेक लगा के बैठे और फिगर गौर से देखनी है, अपने कैलकुलेटर की फिगर गौर से देखनी। ये क्या है? इस गरीब का नाम बताएं। इसका नाम है WDV 31 दिसंबर 6। अब 6 एंड हो गया, हम फ्यूचर सोचने लगे। क्या फ्यूचर की जितनी भी डेप्रिसिएशन होती, इतनी भी डेप्रिसिएशन होगी कहना चले, वो टोटल 204,800 ही होगी। ये एसेट 204,800 WDV का मीनिंग क्या होता है? WDV का मतलब क्या है? एसेट कितना रह गया है, किस दिन कितना रह गया। ओरिजिनल एस्टीमेट रेजिडुअल वैल्यू का बताएं। ओरिजिनल एस्टीमेट पुराना रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट क्या था? जीरो का मतलब क्या है? हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कल कि एंड में इसी को वैल्यू बचेगी। तो क्या जितना एसेट रह गया है 2006 के एंड पे, ये सारा फ्यूचर ईयर्स में डेप्रिशिएट हो जाना था? कहां तक पहुंच जाना था इसमें? जीरो तक। क्यों? रेजिडुअल वैल्यू नहीं। सोचे जरा ठंडे दिल से, क्या मैं किसी एक साल की वर्किंग की बात कर रहा हूं या अगले सारे सालों की बात कर रहा हूं? किस दिन से ऑनवर्ड्स कर रहा हूं? 31 दिसंबर 6 से ऑनवर्ड्स क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब मैं फ्यूचर ईयर्स की बात कर रहा हूं, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। किस साल का हमने इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट ले लिया हुआ है? 6 का। तो अब मैं फ्यूचर ईयर मींस 7 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूं। तो यकीन वो 7 हो 8 हो जो भी वाले साल हो, जितने भी रिमेनिंग रह गए, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रहता, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही हो, ऑब्वियसली हर साल की WDV बदल जाएगी, WDV रेट लगता रहेगा। लेकिन कितना मैक्सिमम डेप्रिशिएट हो सकता है? जितना एसेट रह गया उतना ही डेप्रिशिएट होना है। ये हो सकता है 2,04,800 WDV है और डेप्रिसिएशन हो जाए 1.5 लाख, फ्यूचर की डेप्रिसिएशन हो 1.5 लाख, हो सकता है। कब होता? अगर कुछ रेजिडुअल वैल्यू बचनी होती, और अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो फिर एसेट ने फुली डेप्रिशिएट हो जाना है। ये फुली डेप्रिशिएट कहां से वर्ड आगे देखिए, सारा ही डेप्रिशिएट हो जाना। सारा डेप्रिशिएट कब नहीं होता? अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एंड में कुछ बच जाएगा। तो अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन होती 204,800। किस साल की? किसी एक साल की नहीं। फ्यूचर का मतलब कौन से साल से ऑनवर्ड? 7 से ऑनवर्ड जितने भी साल रह गए, कितना टोटल डेप्रिशिएट होता? 204,800। सारा ही क्यों डेप्रिशिएट हो जाता? क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि एसेट की रेजिडुअल वैल्यू होगी एट द एंड। एक छोटी सी वर्किंग और करें, बाद में फिर मैं लिख के बताता हूँ। मेथड बदल गया, एक सेकंड आया, मेथड बदल गया। कौन से मेथड से कौन से पे आ गया? 256 दोबारा ध्यान में ला। 256 क्या था? 256 क्या था? ये WDV बची थी, ये WDV बची थी, लेकिन अब एस्टिमेट्स बदल गए।
According to the revised estimate, what is the depreciation of the current year? 80,000. करंट ईयर का चेंज हम ले चुके हैं, कैलकुलेटर उठा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 256,000 कैलकुलेटर पे लिखें। ये क्या है 256,000? ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है, वो जिससे भी है वो बात पिछले सालों की है, वो खत्म हो गई। अब ऑनवर्ड्स हमने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करना था, तो 256,000 तक कॉमन है, पिछले सालों में चेंज नहीं है। 256,000 में कितना लेस होगा, 256,000 में से कितना लेस होगा अगर मेथड स्ट्रेट लाइन हो गई? 60,000 या 80,000? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया है तो 2,56,000 में करंट ईयर कितनी अमाउंट अप्रिशिएट हुई है? 80,000। तो 256,000 माइनस 80, ये क्या है? 176। अगर किसकी बजाय कौन सा मेथड होगा तो 31 दिसंबर 2006 को कितना बैलेंस होगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की जगह अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो फिर WDV हमारी 176,000 होगी किस डेट पे? 31 दिसंबर 2006 पे। अब इस 176,000 को गौर से देखें, बताएं क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में अब ये 176,000 फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा? यही डेप्रिशिएट होगा, यही होगा, लेकिन क्या ये सारा डेप्रिशिएट होगा? क्या ये सारा डेप्रिशिएट होगा? क्या अब रिवाइज सिचुएशन में रेजिडुअल वैल्यू भी 16,000 आ गई है? अब आपको ये पता है कि 80,000 अगर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है और मेथड स्ट्रेट लाइन है और रिमेनिंग लाइफ भी 3 साल थी, तो कितने और साल रह गए हुए हैं? तो हर साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? कैलकुलेटर पे लिखें 80 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी इयर्स? फ्यूचर 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 के 2 या 3, तो कितना डेप्रिशिएट होना था? हमारा तो 176 आ रहा है। ये क्या मजाक हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है? हाँ, इस मजाक को लिख के करते हैं। जिस पेज पे आप हैं, ये एक दो लाइनें छोड़ देनी चाहिए। जिस पेज पे हम वर्किंग कर रहे हैं, डिस्क्लोजर बना रहे हैं, इसके नीचे वर्किंग बनाए। ना करें ना करें, साथ वाला प्लीज पढ़ने आए घर से, और आप भी जेन में आप भी प्लीज पढ़ने आए। किस चीज की वर्किंग करने लगा हूं? एक हेडिंग बनवाया, हमें क्या पता, हम क्यों बताए? जो कह रहा है वही लिखे। जी मौलाना आप बताएं, किस चीज की वर्किंग करने लगी? अल्लाह जाने, रब जाने, यकीन माने, ये तो रब जानता है, रब के काम है, रब जाने। बोर्ड से देख के लिखे, सोचना मना। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स ऑन फ्यूचर पीरियड्स, effect on profits of future periods starting from, जी इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे फ्यूचर पीरियड स्टार्ट कब होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू पर्सन। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम कौन सा साल? 2007 ऑनवर्ड्स। किसी एक फ्यूचर ईयर की बात नहीं हो रही, फ्यूचर पीरियड जितने भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, फ्यूचर पीरियड्स किससे ऑनवर्ड्स? करंट से ऑनवर्ड्स, करंट से ऑनवर्ड्स, करंट इज 6, देयरफॉर फ्यूचर पीरियड्स आर 2007 एंड ऑनवर्ड्स। अगर फॉर एग्जांपल करंट पीरियड होता है 2020 तो 21 ऑनवर्ड्स फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर किसे कहते हैं? करंट किसे कहते हैं? हम आजकल किस साल में हैं? 2023 में, 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर ईयर्स कौन से होंगे? छा गए, सारे छा गए, अल्लाह करे किसने बोला। जी अब सुनेगा जरा एक मिनट, इस तरह एकदम फिर जज्बाती ना हो जाएगा। अगर बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही रहता है। एक कंपैरिजन कर लेते हैं, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही रहता तो फिर क्या होता, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता। अभी ना लिखे ऐसा, देख पहले मैं जरा मुझे वर्किंग कर लूँ, या बल्कि करवा दें।
कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही रहता और यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया है तो इफेक्ट पड़ता क्या? डेटा जरा देखिएगा कैंडी और गौर से जरा मेरा क्वेश्चन सुन के प्लीज फाइनल करूंगा। किस डेट तक WDVs कॉमन है? प्लीज हिम्मत करें यार, हिम्मत हिम्मत। किस डेट तक WDVs कॉमन है? 5 तक कॉमन। प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। फिगर्स बताएं क्या? 256,000 स्ट्रेट लाइन एक्सीडेंट हो 2006 की डेप्रिसिएशन बताएं, दोबारा कैलकुलेट करनी करना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 2006 की डेप्रिसिएशन प्लीज बता दे कोई यार, एक आप बता दे। 51,200 क्या 6 में चार्ज हो जानी थी? ये फ्यूचर की, फ्यूचर कौन सा साल है? 7। तो WDV एज ऑन 31 दिसंबर 2006 क्या हो जानी थी? प्लीज दोबारा सॉल्व करना अलाउड है, पुराना याद नहीं आ रहा और नया सॉल्व करना नहीं है। ये क्या है 204,800? ये WDV है, बिल्कुल सही बात है, WDV ऐसे कैरिंग अमाउंट भी कर सकते हैं। देखिए ये WDV रिफ्लेक्ट क्या कर रही है? ये 204,800 बता क्या रहा है? क्या एसेट इतना रह गया या इतना डेप्रिशिएट हो गया? इतना रह गया है। किस दिन इतना रह गया है? अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही रहता तो क्या अगले सालों में एसेट जितना रह गया है उतना डेप्रिशिएट हो जाना था? यार कुछ ना कुछ तो उसका बचना था, क्यों उसके बाद नहीं बचना था? हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि उसने कुछ बचना। रेजिडुअल वैल्यू वाज निल। तो क्या ये 204,800 फ्यूचर ईयर्स में सारा डेप्रिशिएट हो जाना था? वाई सारा ही हो जाना था? तो व्हाट इज द फ्यूचर डेप्रिसिएशन इफ द बैलेंस इज रिड्यूसिंग बैलेंस? हमें ये रिक्वायर्ड नहीं कि हर साल की लैला वर्किंग करें। क्या वैसे हर साल की लैला वर्किंग हो सकती है? कैसे? 204 इंटू 20% फिर इंटू 20% लगे रहे लगे रहे लगे रहे, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ आपने क्या बताता है? फ्यूचर की डेप्रिसिएशन। मैंने इसी WDV को फ्यूचर की डेप्रिसिएशन क्यों कह दिए? इतने ही रुपए ने फ्यूचर में सारा डेप्रिशिएट हो जाना है, बिकॉज रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट वाज निल। रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट वाज निल। देखिए जरा एक रिवाइज वर्किंग करते हैं और बात मेरी पूरी कंप्लीट हो जाने में फिर अपलोड कर लीजिएगा। ये रिवाइज सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ आ भी जाएं तो किस डेट तक की WDV कॉमन है? वजह 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 प्रोस्पेक्टिव हो रहा है, प्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पिछले सालों में नहीं जाना। पिछले सालों में जो हो गया हो गया। तो कहां से शुरू हो गया? 256। अब दोबारा अपनी वर्किंग देखें। अब 2006 में आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की? 80,000। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में आप 80,000 चार्ज करेंगे तो फिर WDV 2006 के एंड पे क्या रह जाएगी? 176,000। अब किन फिगर्स को कंपेयर करके हम प्रॉफिट पे इफेक्ट ले चुके हैं? दोबारा बोर्ड से देख के बताएं। 80,000 और 51,200 में जो डेप्रिसिएशन का इंक्रीज नजर आ रहा है सर, उससे प्रॉफिट कम हो गया, ये हमने डिसीजन ले लिया है। हमारा कौन सा डिसीजन रह गया है? फ्यूचर पीरियड्स का डिसीजन रह गया। अब 176,000 को गौर से देखें, नजर आ रहा है सर? ये 176,000 देयरफॉर डेप्रिसिएशन है अगले सालों की। ये 176,000 अगले सालों की डेप्रिसिएशन आ गई है। अब इस केस में सारी क्यों नहीं है? अब 16,000 रेजिडुअल का मीनिंग क्या है? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16,000 एंड में बच जाना है। इन अदर वर्ड्स में डेप्रिशिएट कितना होना है? 160 कैसे बनेगा? बन भी सकता है क्योंकि मेथड जरा सिंपल हो गया है। तो 80,000 अगले 2 सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, मेथड क्योंकि स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ 176 की जगह क्या लिखूं? 160
लेफ्ट साइड पे पूरा लिख दिया है, राइट साइड पे 160 लिख दिया है। क्या मसला है? बिकॉज रेजिडुअल वैल्यू इज नाउ या was, residual value estimate is residual value estimate is 16,000 now. Okay, any confusion? एक बाइंड अप करवा दे जरा वर्किंग, फिर आप अकॉर्डिंगली देख के लिखिएगा। What is 204, 800 and 160 respectively last figures? Future depreciations 2007 की या सारे सालों की? कितने भी साल रेलिवेंट है उन सारे सालों की डेप्रिसिएशन है। कैलकुलेटर पकड़ा, 204, 800 और 160 में डिफरेंस नहीं या 176 में, 160 में कर डिफरेंस नहीं। 44,800 गौर से फिगर्स देख के बताएं क्या फ्यूचर की डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी? जाने दो यार, खुदा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक फ्यूचर की डेप्रिसिएशन कितनी है? 204,800 होनी थी। स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक कितनी हो गई होगी? 160 होगी। कितने से फ्यूचर की डेप्रिसिएशन कम होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? ये फ्यूचर की डेप्रिसिएशन डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डिक्रीज होने से प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्यूचर की डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रेट लाइन मेथड की वजह से, या डिक्रीज हो जाएगी? वाई डिक्रीज यार? व्हाट इज फ्यूचर डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? व्हाट इज डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड इन फ्यूचर? फ्यूचर में कम है, ज्यादा है? कितना कम है? किस मेथड से किस मेथड पे आए पता ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ समझ आ रहा है, लिखे देखते। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने साथ दिए सर। नो डिस्टर्बेंस प्लीज काइंडली, मुझे मजबूर कर रहे हैं आप कि मैं ये जुदाइयां क्रिएट करूं। प्लीज यार, क्या होगा, अच्छे भले पढ़े आप। ये टेस्ट की तरफ ध्यान गया किसी का? ये टेस्ट दे रहे हैं, उसका कोई डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह फिर एक आध दिन में रखते हैं। तो आज मैक्सिमम फाइनल करने का कोई रह गया? ये किससे बात हुई? आवाज कटी है बीच में ना, इसे मजाक ना बनाइए, यही चीजें बेटा काउंट करती हैं। जब तक आप इंडिविजुअली नहीं सोचेंगे और इंडिविजुअली सोच के गलतियां करेंगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं रहेंगी कि गलतियां कौन सी हो जाती हैं। इतना भी टफ मेरा ख्याल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ होनी चाहिए मिस्टेक्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने सबमिट करवाया टेस्ट? रह गया कहीं आज का दिन ले लें, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन अगले दोबारा रिवैल्यूएशन आईए सेट के साथ मिक्स होनी है। तो अगले 2-3 दिन में ठीक ठाक पुरानी रिवीजन भी आ जानी है, चेंजेस इन इक्विटी और आईए सेट को जरा टाइम जरा देना पड़ना। तो आज जरा फ्री हो जाए। Is there finally any confusion in this working? कंप्लीट करके कहीं बताइएगा। ठीक है जी, मैंने एंड में जो कंक्लूजन लिखी है ब्रैकेट्स में, एंड में जाकर मैं डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन किस सालों, किन सालों की, ये समझ आ गई बात? क्यों डिक्रीज, किस मेथड से कितनी चार्ज होनी थी और किससे कितनी हो रही है? रिड्यूसिंग से
अच्छा, इसकी वजह इसकी क्या है कि फ्यूचर की डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रही है? नहीं, मेथड कोई चेंज नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू में तो 16,000 का फिर फर्क पड़ना चाहिए था, ये 44,800 क्यों पड़ गया? ये सब कुछ रिकंसाइल नजर आ रहा है, अगर आप हिम्मत करेंगे सब नजर आ रहा है। 256,000 ढूंढा, 2,56,000 ढूंढा, कहाँ है 2,56,000? नोट कर लिया सबने? सही फाइनल कीजिएगा प्लीज, अप्लाई करें माइंड जरा। 2,56,000 नहीं डेप्रिशिएट होना है, चाहे मेथड रिड्यूसिंग है चाहे स्ट्रेट लाइन है। किस डेट से ऑनवर्ड्स? डेट बोले, डेट बोले, डेट बोले। 31 दिसंबर 5 से ऑनवर्ड्स, 5 से ऑनवर्ड्स। कितना डेप्रिसिएशन में चेंज आया था 2006 में? कैलकुलेट कर लें जरा। 28,800। 28,800 से क्या हुआ था करंट ईयर में डेप्रिसिएशन के एंगल से? इंक्रीज हुई थी या डिक्रीज हुई थी? इंक्रीज या डिक्रीज? कैसे नजर आ रहा है? 51,200 की बजाय 80,000 चार्ज हुई थी। बेटा मेरी आवाज भी आ रही है? ज्यादा तेज आ रही है? वो तो हल्की सी है, सही समझ भी नहीं आ रहा। मेरी तो सुन के देखें, तो सही क्लियर आ रही आवाज, वो सुन नहीं रहे। कितने की ब्रेक, कितनी चार्ज हुई है 2006 में? कितनी ज्यादा चार्ज हुई है? तो टोटल तो 2,56,000 ही डेप्रिशिएट होना था। करंट ईयर में 28,800 ज्यादा चार्ज हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो अगले सालों में 28,800 कम चार्ज होना चाहिए था या ज्यादा चार्ज होना चाहिए था? अगर आगे पीछे हो भी गया तो मेथड की वजह से, मेथड की वजह से अगर चेंज आ भी गया है, तो व्हाट शुड बी द टोटल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फ्रॉम 31 December 5,5,5,5,5 2,56,000? What should be total depreciation from 31 December 2005 according to straight line method? 256 total. अब चेंज क्यों आ रहा है? मेथड बदल गए, उनकी वजह से फिगर्स में डिफरेंस आ गया। तो 2006 में क्या है? कितने से बढ़ी है, कितने से बढ़ी है? सालों में कितने से कम होनी चाहिए थी? 28,800 से कम होनी चाहिए थी अगर टोटल सेम है तो, लेकिन वहां 44,800 क्यों डिफरेंस पड़ गया? इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है 28,800 और 44,800 में। क्या और मसला क्रिएट हुआ है? मसला और क्या क्रिएट हुआ है? 16,000 का फर्क किस वजह से पड़ा है, और देयरफॉर किस मेथड में 16,000 से और कम हो गई है? स्ट्रेट लाइन मेथड से। असूलन 28,800 से कम होनी चाहिए थी फ्यूचर ईयर्स में अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन 16,000 और क्यों कम हो गई है? क्योंकि ओरिजिनली रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट नहीं था, और रिवाइज सिचुएशन में रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट भी 16,000 हो गया है। एक और एंगल से कैलकुलेटर पे लिखें प्लीज, अल्लाह करे कोई लिख रहा हो। करंट ईयर की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं। चलो हम वो बताएंगे जो हमारा ख्याल है। प्लीज करंट ईयर की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन बताएं। 2,56,000 51,200 कैलकुलेटर पे लिख लें। नहीं यार 409 कैसे लिखी जा रही है? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। या अल्लाह मेरा क्वेश्चन ही साइलेंट है मौला, इस क्वेश्चन को जरा क्लियर कर मौला। 51,200 लिखें, क्या ये करंट ईयर की किस मेथड से डेप्रिसिएशन है? फ्यूचर ईयर्स की डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जमा करें दोनों को, दोनों को जमा करें। 4,800 ये क्या है? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? टोटल 2,56,000 ही डेप्रिशिएट होना है, उसी का ब्रेकअप हो रहा है। 51,260 डेप्रिशिएट हो जाना था, हो जाना है, हो जाना था, चले करें रिड्यूसिंग बैलेंस के मुताबिक, और बाकी कब हो जाना था? हो जाना है था फ्यूचर। कैलकुलेटर में जीरो करें, स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक बताएं। करंट ईयर 80, फ्यूचर ईयर की 160, बिल्कुल ठीक हो गया, इज इक्वल टू तुम्हारे दोनों का 240, वहां लिखा 256। ये बड़ा मसला होगा, ये बस मसला। टोटल 256 ही चार्ज होना था इन बोथ द मेथड्स, लेकिन अब रेजिडुअल वैल्यू हो जाने की वजह से स्ट्रेट लाइन मेथड में 16,000 डेप्रिसिएशन
और कम चार्ज होगी, ये चले कम करने कम चार्ज होगी। अब कर ले माइंड अप, ऊपर जाए, डिस्क्लोजर क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे, कौन से ईयर में इफेक्ट बता दिया आपने। अब नीचे काइंडली गौर से देखें और सेंटेंस सही लिखवाएं। हमने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं बताना, हमें प्रॉफिट पे इफेक्ट बताना है। एक सेंटेंस लिखवाना, जरा ढूंढ के जरा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इन फ्यूचर पीरियड्स अकॉर्डिंग टू मेथड्स एंड एस्टिमेट चेंज। 44,000 से डेप्रिसिएशन ने कम होना है, जिसकी वजह से सेंटेंस बन जाएगा इंक्रीज इन फ्यूचर पीरियड प्रॉफिट्स। और डेप्रिसिएशन तो कम हो रही है, मैं इंक्रीज लिखे जा रहा हूं, क्या कम होने से क्या बढ़ जाएगा, प्लीज 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 अमाउंट बताइए, बोर्ड से देख के लेके सर, अमाउंट क्लियर ही नहीं है, धुंध छाई हुई है। तो अगर एस्टीमेट्स बदल जाएं तो शेयर होल्डर्स को किन किन सालों के प्रॉफिट्स पे इफेक्ट बताना है, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर पीरियड्स पे जो प्रॉफिट पे इफेक्ट है वो कैलकुलेट करके दिखाना है। Why the profit is increased? Because of decrease in, ये लिखा है सेंटेंस में लिखा है, प्रॉफिट इज इंक्रीज या प्रॉफिट विल इंक्रीज, सॉरी कर लेता, बढ़ जाएगा, बढ़ गया है, प्रॉफिट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के डिक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। पेज 147 ढूंढ, 147। घर क्या क्या करना है, टेस्ट भी रहता है, पिछले सवाल भी रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया, ये मैंने अपना बताया था। आज आपने क्या करना है, सबसे पहले वो यार एक डेफोडिल्स को टाइम देना, पेज नंबर बताएं कौन सा है, नहीं वो तो 64 वगैरह देख के आना, किधर है आना, फाइनली किधर है, 131 पे आना है, उधर उधर से होके वहां आना। इसको भी कर थोड़ा टाइम देकर रिवाइज कीजिएगा और डेफोडिल्स तक इकट्ठा करना, कंप्लीट करना। मीन वाइज जो 10 मिनट है ऐसे वेस्ट करने की बजाय क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े 147 पेज। जितनी घड़ियां हैं देखिए, साथ वाले से भी टाइम पूछ लें, घड़ियां देखनी है देख लें, लेकिन उसके बाद 10 मिनट बाद ही 10 मिनट गुजरेंगे। 8 मिनट रहते हैं तो 8 मिनट भी 8 मिनट बाद ही गुजरने का चांस है। डेयरिंग द ईयर, पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, during the year it was discovered that due to some calculation error in Excel sheet, fair value of Coal Limited's office building was taken incorrectly as rupees 460 million instead of 360 million। दोबारा पढ़े, मसला बताएं। ये तो बड़ा हर क्वेश्चन कर ली बेटा नियर हो जाएगा, और अगर आप सोचने की कोशिश नहीं करेंगे तो हर क्वेश्चन में फ्लैट होता है। ड्यूरिंग द ईयर ये डिस्कवर हुआ है कि कैलकुलेशन एरर्स एक्सेल शीट पे होने की वजह से फेयर वैल्यू ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग 460 की बजाय 360 की बजाय 460 ले ली है। रिजल्टेंटली इसकी वजह से, इसके नतीजे के तौर पे द बिल्डिंग वाज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन इनकरेक्ट रिवैल्यूएशन अमाउंट इन सीएल्स। अब सीएल किसे कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2017।
कितनी फेयर वैल्यू की बजाय कितनी फेयर वैल्यू लेनी है? इस क्वेश्चन में एक बेहतरीन किस्म की रिवैल्यूएशन की रिवीजन होगी, तो साथ पार्टिसिपेट करना है ताकि पिछली बातें पुरानी जो भूली हुई हैं वो भी रिफ्रेश हो सके। किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये प्रॉब्लम आया? 30th June 2017. Next paragraph. This building was acquired on 1st July 15 for rupees 500 million and revalued for the first time on 2 साल बाद। ये तो हर साल रिवैल्यूएशन होती है। किस डेट पे रिवैल्यूएशन हुई है? किस डेट पे खरीदा था? नहीं, किस डेट पे खरीदा था? 1 जुलाई 15 एक्वायर्ड ऑन, हासिल किया था, कितने का किया था? फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कब किया है? कितने साल का गैप लग रहा है? 2 साल का गैप लग रहा है और दूसरे साल के एंड पे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन साल के शुरू में होती है एंड में? जब एग्जामिनर का दिल करे मिड में करना चाहे कर देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया लगता है। CL follows revaluation model for subsequent measurement of its building classified as property, plant, equipment and charges depreciation over its useful life of 10 years reducing using straight line method. CL accounts for evaluation on net replacement value method का मतलब क्या होता है? मायूसी ना भलाएं, मायूसी ना भलाएं। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन की एंट्री होती है। Accumulated depreciation debit, asset credit and transfers maximum possible amount from the surplus to retained earnings on, किस चीज की पॉलिसी बता रहा है? ट्रांसफर ऑफ सरप्लस दो सिचुएशंस में पॉसिबल है, दो तरीके से पॉसिबल है, एनुअल भी है और डिस्पोजल पे भी है। यहाँ कौन सी पॉलिसी है? वही शायद जो नॉर्मल है। On 30th June 2019 the revalued amount of the building has been determined at rupees, फिर 2 साल बाद आपको फेयर वैल्यू बताई गई है। ऐसे ही 2 साल बाद 30 जून 17 के बाद प्रिपेयर हमने करना क्या है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2019 along with comparative figures for the above। ब्रैकेट पढ़ के मीनिंग बताएं। नॉट रिक्वायर्ड तो ठीक है, लेकिन कौन से नोट? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कौन से नोट भाईजान? कौन से नोट? स्केड्यूल, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बोलते रहे measured basis और रिवैल्यूएशन रिलेटेड डिस्क्लोज भी होते हैं। तो आइए 16 वाले नहीं मांगे हुए, लेकिन रिक्वायरमेंट में दोबारा जाए। रिक्वायरमेंट के अंदर तो रिलेटेड नोट्स कह रहा है। रिक्वायरमेंट के अंदर कहता है रिलेटेड नोट्स बनाने हैं, रिक्वायरमेंट के बाद ब्रैकेट में कहता नहीं बनाने। किसके नहीं बनाने? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले नहीं बनाने। लेकिन अपना क्वेश्चन देखें, क्या कोई एरर हुआ? एरर हुआ वैसे तो एरर की जब करेक्शन करते हैं तो क्या उसके भी कोई डिस्क्लोजर्स बनते हैं? कौन कौन से यार? नेचर ऑफ एरर, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स, IAS 8 के मुताबिक तो बनेंगे, IAS 16 वाले नहीं मांग रहा। तो कल इंशाल्लाह हमने ठीक ठाक इस क्वेश्चन को एंजॉय करना है। आज जहां तक काम पहुंचा है कंप्लीट करके कल आइएगा। सॉरी अनफॉर्चुनेटली फिर क्लास का टाइम खत्म हो गया। जैसे ही एंजॉयमेंट शुरू होती है मैं अल्लाह हाफिज कह देता हूँ। अल्लाह हाफिज। डेली बेसिस पे टाइम देना कंपलसरी हो चुका है। कब से? अभी से नहीं, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो रही है। बहरहाल कभी से तो शुरू करना चाहिए। आज तो शुक्र है मौसम भी अच्छा हो गया, पढ़ने वाला मौसम हो गया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन तो नहीं? अल्लाह हाफिज हो रहे पे। 131 पेज पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 डेफोडिल्स के नाम से, पेज 131।
वो होमवर्क है। हाँ जी, क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करेंगे।